नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टेट के री एग्ज़ाम की जो इस सितंबर माह में संपन्न हुई है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है आंसर की को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार और कई जगह न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड ने एसटीईटी के जो आंसर की हैं उसको जारी कर दिया है, लेकिन जब उसके वेबसाइट को खोला जा रहा है तो एरर कोड दे रहा है, इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, एरर 500 दिखला रहा है। तो जब ऑफिशियली वेबसाइट नहीं खुल रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई समाचार में ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से लेकर 5 तारीख तक ऑब्जेक्शन रेस करने का समय है, लेकिन आज 3 तारीख हो गए लेकिन वेबसाइट जो है खुल नहीं रही है। इसलिए कई लोगों ने कहा मुझसे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूं आंसर की और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। कई लोग बहुत कंफ्यूज हैं, और जो कंफ्यूज नहीं है तो फिर उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा कंफ्यूज है वो वीडियो देखें। हम बात करेंगे पहले आंसर की के बारे में। बिहार बोर्ड ने यदि आंसर की को जारी कर दिया है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मुझे ये सुनने को मिला कि ऐसा आंसर की आ गया है, उसमें कई विसंगतियां हैं, तो मैंने बिहार बोर्ड के वेबसाइट में जाकर उसे सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उसमें इंटरनल एरर दे रहा है, सर्वर एरर दे रहा है। हो सकता है कोई रूट डायरेक्टरी ओवरलोडिंग की वजह से या कोई फाइल करप्शन की वजह से साइट नहीं खुल रही हो, लेकिन आंसर की अगर सूत्रों के अनुसार माने, समाचार एजेंसियों के से माने, या कई यूट्यूब चैनल को देखने पर पता चलता है कि आंसर की जारी कर दी गई है। तो मैंने भी कुछ आंसर्स की को मिलाया, तो वहाँ पर कई विसंगतियाँ देखने को मिली हैं। अगर सच में आंसर की जारी कर दी गई हैं, अब पक्की तरह तो तभी कहा जा सकता है जब वो वेबसाइट खुले, लेकिन जब वेबसाइट खुलने में ही एरर दे रहा है तो हम क्या कहें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बिना रिस्पॉन्स शीट के आंसर की कैसे जारी हो सकता है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है कि कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स शीट के बगैर हम आंसर की जारी कर दे रहे हैं। अगर आंसर की जारी हो गई है तो ठीक है, एक सोच ये हो सकती है कि हमने आंसर की जारी कर दिया, अब कैंडिडेट्स मिलाए कि जो बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिया गया है और रियल में जो आंसर है उसमें कोई एनोमली या विसंगति है तो उस पर ऑब्जेक्शन रेस करें, और उसके बाद हो सकता है कि फिर फाइनल आंसर की आए रिस्पॉन्स शीट के साथ। ये एक मेरा अपना विचार है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो मुझे नहीं पता कि बोर्ड ने क्या सोचकर बिना किसी रिस्पॉन्स शीट के आंसर की जारी कर दिया, क्योंकि 150 में से 150 क्वेश्चन तो सबको आना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत तेज़ हो तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, तो 15, 20, 25 तुक्के तो लोगों ने मारे होंगे, और लोग हैं जो पॉजिटिव लेकर चलते हैं। अब वे बोर्ड द्वारा दिए हुए आंसर को मिलाएंगे और अपने तुक्के को याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या मारा था, कहीं यही तो नहीं मारा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नहीं उसका सब कुछ सही हो। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है, और हर शिफ्ट में मैंने कई शिफ्ट में क्वेश्चन मिलाकर देखे हैं जो आंसर की बहुत प्रचलित हो रहे हैं, तो कई शिफ्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, 8-8, 9-9, 10-10, उससे भी ज़्यादा गलतियां हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उसमें भी गलतियां कर रखी हैं, कहीं हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी गलतियां हैं। तो ये आंसर की एनोमली जो है, तो फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं, आप लोग यदि ये आंसर की है अभी इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि सर्वर खुल जाए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन रेस करना है कैंडिडेट के द्वारा तो सर्वर को तो ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सर्वर ठीक नहीं होगा कोई जाके कैसे डाउनलोड करेगा, कैसे ऑब्जेक्शन रेस करेगा। तो मेरा ये वीडियो इस बारे पे नहीं है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मेरा ये वीडियो इस बारे में है कि आंसर की और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो कई लोगों में भ्रांतियां हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो दूर हो जाए। तो आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी सिर्फ के क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल गए कहीं से, या कई यूट्यूब चैनल से में कहे जा रहे हैं कि आंसर की हैं, तो आप उसे नोट करके आप देखिए। हो सकता है आपको नहीं पता हो कि क्या तुक्का आपने मारा है, लेकिन आप ये तो देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन गलत है, अपने हिसाब से नहीं, कोई मानक किताब जैसे कि एनसीईआरटी कोई किताब हुई उसके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि गलतियां तो हैं, और 5-5, 10-10 उससे भी ज़्यादा गलतियां पाई गई हैं। और इतनी गलतियां
कैसे हो सकती हैं और बिना रिस्पॉन्स सीट के कोई आंसर की कैसे जारी कर सकता है, इसके पीछे क्या सोच है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी शिफ्ट हैं आप लोग सोशल साइट्स के हिसाब से मिला लीजिए और ताकि उस पर ऑब्जेक्शन रेज़ किया जा सके। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की कि कुछ लोग परेशान हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे है। तो मेरा ये वीडियो केवल इन्हीं भ्रांतियों को दूर करना है और समझाना है। जो समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अगर कई शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है ना तो उनका एक जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक जैसा होगा तो जो पहले एग्ज़ाम दिया उससे तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि एग्ज़ाम कैसा है, पैटर्न क्या है। और बाद में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो पता लग जाता है कि कैसा पैटर्न है या बोर्ड हमसे किस तरह का सवाल पूछ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले तो सिलेबस भी इसमें अननोन था, सिलेबस भी नहीं दिया गया था। तो अगर सेम पैटर्न रखा जाए, क्वेश्चंस का लेवल सेम रखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो हमेशा ही घाटा होगा। इसलिए एग्ज़ाम्स क्या करते हैं, खासकर एसएससी और रेलवे में देखिएगा, जब सैकड़ों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं तो सबके एग्ज़ाम पैटर्न्स और डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं। इससे क्या होता है ना कि एक इक्वलिटी हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब क्या है, अलग अलग स्केल पे या अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल से जो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उसको एक स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा, एक किसी खास फार्मूले के द्वारा एक सेम स्केल पर कैंडिडेट्स के एबिलिटी को जांचा जाए। वो स्केल क्या होगा, वो फार्मूला क्या होगा, वो बोर्ड डिफाइन करेगी। आईपीएस का फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का कुछ और हो सकता है, रेलवे का फार्मूला कुछ और हो सकता है, और ये स्टेट ये जो बोर्ड जारी कर रही है, आंसर की जारी करेगी, ये जो फाइनल रिजल्ट जारी करेगी, इनका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। आप जो आईपीएस की तैयारी करते होंगे, रेलवे के एग्ज़ाम दिए होंगे, शुरू में जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बैंकिंग में अपनाया गया तो लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ आई। कई लोग कहें कि मैंने तो इतना मारा था, मेरा कम हुआ, रिज़ल्ट नहीं हुआ, उसने कम मारा, उसका रिज़ल्ट हो गया। देखिए ये सब भ्रांतियाँ तब होती हैं जब आप बातों को क्लियर समझते नहीं हैं। चूँकि बिहार बोर्ड में भी अगर हम स्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो ये पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम था और कई शिफ्टों में लिया गया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी ही होगी, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर के सब्जेक्ट हुए, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हुए, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत अंतर था। कुछ को तो जैसी मुझे जानकारी प्राप्त है इतना हार्ड सवाल आया कि पास होना भी मुश्किल लग रहा है, और कुछ हैं 100, 120, 130 भी पार कर रहे हैं। तो आखिर कोई ना कोई कॉमन मेथड अपनाना होगा जिससे कि सभी कैंडिडेट्स के लेवल को स्टैंडर्ड डिविएशन, कोई डिविएशन लगा करके, कोई फार्मूला लगा करके एक स्केल पे नापा जाए। तो यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे में भी देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन में जनरली मार्क्स आपको बढ़ जाते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन रेलवे में तो देखा गया था कि टोटल मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स आ गए थे। कई के मार्क्स 10 बढ़े, 20 बढ़े, कई के मार्क्स 40 तक बढ़े हैं, 45, 50 तक बढ़े हैं, ऐसा सुनने में आया था। और मैंने देखा भी है 30, 40 मार्क्स भी लोगों के बढ़े हैं रेलवे में, मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। तो जिनका क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, जाहिर सी बात है उनके मार्क्स तो बढ़ेंगे, और जिनके क्वेश्चंस को बेसिस बनाया गया होगा या जिनका शिफ्ट में क्वेश्चन आसान होंगे उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे। तो इसमें भी लोग तोहमत लगाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बोर्ड अपना फैसला जो भी रखेगी सुरक्षित रखेगी। तो आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। अगर आपका पेपर हार्ड है या आपका आसान है, दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही अगर नॉर्मलाइजेशन का मेथड बोर्ड अपनाती है तो आपको एक ही स्केल पे नापा जाएगा और रिज़ल्ट जारी हो जाएगी। अब जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तुक्का मार दिया बिना रिस्पॉन्स शीट के, वो कैसे मिलाए कि उनका मार्क्स कितना आ रहा है? तो देखिए यहाँ ये भी बात है कि 10-20 तुक्के तो समझ में आते हैं, आपने बहुत तुक्का मार दिया, 50-70 तुक्का मार दिया, तो इसका मतलब कि आप तो ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं है। सीधा मतलब यही है, अब सबका तो रिज़ल्ट होगा नहीं। यहाँ सिर्फ ये समझना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है क्या। ये पूरा वीडियो मेरा इसी पर है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर घबराए नहीं।
ये बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत पहले से होता आया है, रेलवे एग्ज़ाम में भी हुआ है और आगे भी होगा। चूँकि ये बिहार का पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम है, देखते हैं बिहार बोर्ड इसमें कौन सा मेथड अपनाती है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, और उस मेथड को भी सार्वजनिक करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, सवाल करने का, पूछने का पूरा हक है। आपको करना क्या है कि चलिए, आपने जो तुक्का मारा वो तुक्का आपको नहीं याद है, और 15-20 तुक्के तो लोग मारते ही हैं, कैसे याद होगा? अब दिमाग आपका खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कम से कम किसी मानक किताब या एनसीईआरटी की मदद से उन क्वेश्चंस को ग्रुप बनाइए, जिनके आंसर्स बोर्ड में गलत दिए हुए हैं, जिससे कि अगर वेबसाइट खुल जाता है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सके। तो मेरी समझ में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर की गलत हैं, तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं। और मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, बोर्ड को पूछिए कि क्या आपने आंसर की जारी किया है। अगर आपने आंसर की जारी किया है तो आपका वेबसाइट खुल नहीं रहा, ऑब्जेक्शन का डेट 2 से 5 तारीख तक है और 3 तारीख हो चुका है और अभी तक सर्वर नहीं खुलने का नाम ले रहा, तो निश्चित तौर पे डेट आगे बढ़ाया जाएगा। इन सवालों के जवाब अलग अलग अगर आप बात कीजिएगा तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बात करेंगे और आप टोटल कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही यकीन करना है जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। चूँकि ये वीडियो केवल आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझाने को है, और आंसर की में जो एनोमली है उन सभी आंसर को ग्रुप करके रखिए और कई लोग मिल जाएं। आप जो कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिए किसका शिफ्ट में कौन एग्ज़ाम है, आप तैयार कीजिए उन क्वेश्चंस का लिस्ट जिनके आंसर बोर्ड द्वारा जो दिए गए हैं वो मिल नहीं रहे हैं रियल फैक्ट्स के साथ, ठीक है। और इसके लिए कोई मानक किताब एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। मैंने खुद मिलाया है, कई शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, उनके आंसर बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, तो उनको तो ऑब्जेक्शन रेज करना होगा, लेकिन वेबसाइट नहीं खुल रही है तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब बोर्ड के द्वारा क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उस पर गौर कीजिए। तो जो लोग कंफ्यूज थे, जिन्होंने मुझे कहा वीडियो बनाने के लिए, मैंने यही बताया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिए, अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतना हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप लोगों में से बहुत लोग पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं या बैंकिंग के एग्ज़ाम से आप गुजरे नहीं हैं, तो वहाँ पूछ सकते हैं, हार्ड हो या आसान हो एक सेम स्केल पर आपको ले लिया जाएगा। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हाथी है, घोड़ा है और बकरी है तो सबको बराबर खाना देंगे। मतलब घोड़े को भी बकरी जितना घास दे दीजिए और हाथी को भी, दैट इज़ नॉट कॉल्ड इक्वलिटी। एक कॉमन स्केल होता है उन अपने अपने हिसाब से, जिससे किसी को नुकसान ना हो। एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में भी वही होगा। आप फिगर में देख रहे होंगे एक ग्रीन कलर का कर्व है, वो किसी और डिफ़िकल्टी लेवल को दर्शा रहा है। एक ब्लू कलर का कर्व है जो किसी और डिफ़िकल्ट लेवल को दर्शा रहा है, लेकिन एक रेड कलर का कर्व है जो नॉर्मलाइज्ड कर्व को दिखला रहा है। तो जो भी स्टूडेंट परखे जाएंगे वो रेड कलर के कर्व के अनुसार परखे जाएंगे, जो ना कि ग्रीन के पक्ष में होगा और ना ही ब्लू के पक्ष में होगा, वो सब के पक्ष में होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस फिगर से और मेरे उदाहरण से भी आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आया होगा। नॉर्मलाइजेशन बैंकों में एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करती है, ये देखा गया है, कहीं कहीं नहीं भी करती है। चूँकि मैंने पहले बता दिया, नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या मेथड अपनाया जाएगा वो संबंधित बोर्ड डिसाइड करती है, वो संबंधित एजेंसी, एग्जामिनेशन एजेंसी डिसाइड करती है कि हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, और वो फार्मूला भी सार्वजनिक करना होता है। जैसे रेलवे ने पिछली बार वो फार्मूला सार्वजनिक किया था कि हम बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था इस पर, तो आपको समझ में आ गया। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या मेथड अपनाती है वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, सरकार उस पर आपको क्या कहती है। लेकिन हाँ, आंसर की में जितने आंसर गलत हैं उसके लिए आप एकजुट होइए और उन क्वेश्चंस का लिस्ट बनाइए, और जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है आप बिल्कुल रेस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप सोचें कि दूसरा कोई कर देगा। एग्ज़ाम आप देकर आए हैं, यदि आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपको देखना होगा इस बारे में। तो यही हुआ नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूरेसी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ थी नहीं। बैंक में नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आपको काम भी करना होता है पैसे से रिलेटेड, ठीक है। तो रेलवे का कुछ अलग मेथड है, इनका कुछ अलग मेथड होगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मत घबराइए, जिनका हार्ड है, जिनका आसान है, वो सभी एक ही स्केल पर तौले जाएंगे।
आपको इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता आपको ये करना है कि वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही है, आप ऑब्जेक्शन रेज कैसे करेंगे, और क्या ये आंसर की बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने वेबसाइट खोल के देखा लेकिन लिंक ही नहीं खुल रहा है, एरर दे रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। आप लोग में भी बहुत लोग को दिया होगा, लेकिन ये वीडियो आपको नॉर्मलाइजेशन को समझाने के लिए था। पहले भी नॉर्मलाइजेशन में कई बार ऐसा लोगों में देखा गया है, लेकिन आप इस प्रक्रिया को अगर जानना चाहते हैं तो बैंक के एग्ज़ाम जो बहुत पहले से दे रहे हैं उनसे पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने विचार रखिए, और हो सकता है कमेंट सेक्शन में ऑफ कर दूं, क्योंकि फिर कई तरह के क्वेश्चन और फिर कई तरह के कन्फ्यूजन, क्योंकि वीडियो बनाई है आपका कन्फ्यूज़न दूर किया जा सके। आप प्लेलिस्ट में जाके कई तरह के जानकारी योग्य या कंपटीशन योग्य वीडियो देख सकते हैं, आप उन्हें देखिए, नॉलेज को एंजॉय कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।